अभी आप लोगों ने देखा हमने क्या 14 क्वेश्चन तक कर लिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 जो है डिफरेंशिएट बिटवीन बीसीआर टीसीआर क्या होता है। अभी हमने देखा बीसीआर क्या है, बी सेल रिसेप्टर, टीसीआर क्या है, टी सेल रिसेप्टर। इसमें अंतर क्या है तो देख सकते हैं। जो इनका पहले सॉरी अगर नेचर की बात करते हैं तो नेचर में आप देखेंगे कि इनका नेचर क्या है। बीसीआर का, बीसीआर जो होता है मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबिन होता है, जिससे कि एंटीबॉडीज़ होती है। एंटीबॉडीज़ क्या होती है, जनरली मेम्ब्रेन्स पे पाई जाती हैं, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, और इसलिए मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबिन होता है। और बाकी टीसीआर जो होता है हेटेरोडाइमर ग्लाइकोप्रोटीन होता है। और उसके बाद स्ट्रक्चर की बात करें तो आईजी लाइक टू हैवी एंड टू लाइट चेन, आईजीएम आईजीडी ऑन ने बी सेल, और यही होता है इसमें अल्फा और बीटा चेन होता है, मोस्ट कॉमन होता है, और डाइसल्फाइड लिंक होता है। ठीक है। और वहीं लोकेशन की बात करते हैं, सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट पे जो होता है बीसीआर सेल पाए जाएंगे, और टीसीआर सेल सरफेस ऑफ टी लिम्फोसाइट पे पाए जाएंगे। रिकॉग्नाइजेशन क्या होगा, नेटिव एंटीजन इनसॉल्युबल और मेम्ब्रेन फॉर्म मल्टीपल एपिटोप्स पे, और ये पेप्टाइड होंगे, एंटीजन होंगे प्रेजेंटेड बाय एमएचसी मॉलिक्यूल। अभी एमएचसी आगे हम बात करेंगे इसके डिटेल पे, ठीक है ना। रिस्ट्रिक्टेड टू द स्पेसिफिक पेप्टाइड एमएचसी। उसके बाद जो होता है एमएचसी रिस्ट्रिक्शन होता है नहीं, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर एमएचसी डिपेंडेंट होता है, यानी कि यहाँ रिस्ट्रिक्शन आपको दिखेगा, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं दिखेगा। ठीक है। उसके बाद एसोसिएशन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की बात करें तो इस पर आईजी अल्फा, आईजी बीटा विथ आई टी ए एम्स, ठीक है ना। CD3 कॉम्प्लेक्स, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये सब आप देख सकते हैं विथ आई टी एम्स। उसके बाद एंटीजन बाइंडिंग साइट की देखेंगे तो एंटीजन बाइंडिंग साइट जो होती है इसमें कन्फॉर्मेशनल या डिसकंटिन्यूअस एपिटोप्स होता है, इसमें लीनियर एपिटोप्स और पेप्टाइड एमएचसी ग्रुप्स पाए जाते हैं। डाइवर्सिटी जनरेशन में देखेंगे तो VD रिकम्बिनेशन में हाईबी और लाइट चेन दोनों पाया जाता है। सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन और आफ्टर एक्टिवेशन होता है, इसमें VDC होता है, रिकम्बिनेशन होता है इन अल्फा और बीटा चेन, नो सोमैटिक हाइपरटेशन इसमें आकर होता है। ओके। तो अगर एक्सप्रेशन और नेप सेल्स देखेंगे तो आईजीएम आईजीडी एज बीसीआर एक्ट करते हैं, वही अल्फा बीटा टीसीआर विथ CD4 CD8 को रिसेप्टर की तरह वर्क करते हैं। इनके फंक्शन की बात करेंगे तो रिकॉग्नाइज एंटीजन, इनिशिएट एक्टिवेशन ऑफ बीटा सेल, लीड टू एंटीबॉडी प्रोडक्शन। अब वही ये क्या काम करते हैं, रिकॉग्नाइज पेप्टाइड एमएचसी एंड एक्टिवेट टी सेल्स, मेडिएट सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्सेस। ये एंटीबॉडी की काम करते हैं, ये सेलुलर की सेल के अंदर ही काम करते हैं। को रिसेप्टर होता है, को रिसेप्टर नहीं होता है किसी बीसीआर में, वही टीसीआर में CD4 MS सेकेंड और CD8 MSC1 जो होता है ये को रिसेप्टर की तरह एक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, एक्सप्लेन द MSC क्लास 1 and 2 मॉलिक्यूल विद डायग्राम के साथ आपको इसको एक्सप्लेन करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम भी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं MSC क्लास 1 मॉलिक्यूल आल्सो कॉल्ड HLA, HLA-B and HLA-C in human. There are different type of MSC क्लास 1 में 3 प्रकार के होते हैं, आपने देखा कौन कौन से। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन ए न्यूक्लिएटेड सेल, किसमें प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लिएटेड सेल में। अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो किसमें है, याद रखिएगा न्यूक्लिएटेड सेल में होता है। और स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये हैवी अल्फा चेन होता है जो 45 किलो डाल्टन के लगभग में होता है, और 3 एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन होते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा 3। ये ट्रांसमेम्ब्रेन सेगमेंट भी होता है इसमें, शॉर्ट साइटोप्लाज्मिक टेल होते हैं, नॉन कोवलेटिंग एसोसिएशन शो करता है, बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूल होता है जो 12 डाल्टन के करीब होता है, और अल्फा 1 अल्फा 2 डोमेन फॉर्म क्या करते हैं, पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप फॉर्म करते हैं डेट अकोमोडेट 8 to 10 अमीनो एसिड पेप्टाइड्स, जिसमें 8 से 10 पेप्टाइड होते हैं, मोस्टली डिराइव फ्रॉम एंडोजीनियसली एंड साइटोसॉलिक प्रोटीन डिग्रेडेड बाय द प्रोटियोसोम्स एंड ट्रांसपोर्टेड इनटू ERY, ओके, ERY बाय टैप सी, ठीक है। द फंक्शन प्रेजेंट पेप्टाइड टू CDase प्लस साइटोटॉक्सिक T lymphocytes important in human सर्विलांस अगेंस्ट वायरस इन्फेक्टेड सेल्स एंड ट्यूमर्स, ठीक है। उसके बाद MSC सेकेंड की बात करते हैं तो ये इसे क्या कहते हैं, HCR-DR भी कहते हैं, HLA-DQ भी कहते हैं, एंड HLA-TP भी कहते हैं ह्यूमन में। दे आर एक्सप्रेस्ड ऑन प्रोफेशनल एंटीजन, कैसे है, प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंड डेंड्रेटिक सेल्स, माइक्रोब्स, बी सेल स्ट्रक्चर, और हेटेरोडाइमर होता है ऑफ अल्फा और बीटा का, वो मोनोमर था अल्फा बीटा का। ये होता है
29 से 30 किलो डाल्टन का होता है, और ईच विथ 2 एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन अल्फा 1 बीटा अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 एंड ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट साइटोप्लाज्मिक टेल एंड अल्फा 1 एंड अल्फा 1 एंड बीटा 1 डोमेन जो होता है फॉर्म करता है ओपन इंडेड पेप्टाइडिक बाइंडिंग ग्रुप डेट बाइंड द लॉन्गर पेप्टाइड जिसमें 13 से 18 अमीनो एसिड होते हैं एंड ड्राइव फ्रॉम एंडोजीनियस एंटीजन एंड इंटरलाइज्ड एंड डिग्रेड इन एंडोसोम्स एंड लाइसोसोम। फंक्शन होता है प्रेजेंट पेप्टाइड टू CD4 प्लस हेल्पर टी सेल इसेंशियल फॉर द इनिशिएशन एंड रेगुलेशन ऑफ इम्यून रिस्पॉन्सेस। ठीक है, आगे देख सकते हैं, इसके डायग्राम देखेंगे। MHC क्लास 1 ए हैवी चेन एंड 2 हैवी चेन प्लस बीटा 2 मीटर, और यहाँ पर देख सकते हैं अल्फा चेन और बीटा चेन देख सकते हैं। पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रुप यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, और उसके बाद अल्फा 1 अल्फा 2 पेप्टाइड ग्रुप्स देख रहे हैं। देन अल्फा 3 बाइंडिंग CD8, और उसके बाद जो होता है ये बीटा 2M नॉन कोवलेंट एसोसिएशन प्रेजेंट ऑन ऑल न्यूक्लियोटिड सेल। बाकी इसका भी स्ट्रक्चर आप अपने से देख लेना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द एंडोजीनियस एक्सोजीनियस एंटीजन प्रोसेसिंग पाथवे। एंडोजीनियस और एक्सोजीनियस प्रोसेसिंग पाथवे क्या होता है, देखिए जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, एंडोजीनियस एंटीजन प्रोसेसिंग पाथवे यानी MSC क्लास 1। तो MSC क्लास 1 जो आप देख पा रहे हैं, यही जो होता है एंडोजीनियस एंटीजन प्रोसेसिंग पाथवे, अभी हम जस्ट पढ़कर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ इंट्रा सेलुलर प्रोटीन सच एज वायरस ट्यूमर और सेल्फ प्रोटीन डिग्रेडेड बाय द प्रोटियोसोम्स इज द साइटोसोल इनटू द पेप्टाइड फ्रेगमेंट, यानी 8 से 10 अमीनो एसिड में द पेप्टाइड आर transported into the endoplasmic reticulum via TAPS transported association with antigen processing. In the ER, the peptide bind to the nascent MHC class 1 heavy chain associated with beta microglobin and चैपेरियन जिसे कहते हैं कैपेरियन का ये चैपेरियन क्या क्या है, कैलनेक्सिन, रेक्टिकुलेन, टेप्सिन, ERP57. The stable peptide MH1 complex are transported through the Golgi apparatus to the surface, where they present peptide to the CD8 plus cytotoxic T lymphocyte. These pathway enable immune surveillance of infected or transported cell. उसके बाद एक्सोजेनिक की बात कर सकते हैं, तो सेम जो MSC क्लास में आपने देखा था, ये एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन आर टेकन अप बाय द प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल डेंड्राइट सेल माइक्रोफेजेस एंडोसाइटोसिस बाय एंडोसाइटोसिस फेगोसाइटोसिस एंड रिसेप्टर और मीडिएटेड अपटेक। These antigen are degraded in acidic endosomes lysosome into the peptide fragment 13 से 18 अमीनो एसिड and MHC class 2 alpha and beta chain are synthesized in ER associated with invariant chain ali, which block the peptide binding group. उसके बाद क्या करता है, and directly to the complex endosomal compartment in late endosomes the late endosomes li is degraded leaving clips class 2 association and invariant class peptide in group। अब बाकी आप देख लेना है, सेम वैसा ही है जैसा पहला था। आगे देख सकते हैं, आगे अगर बात करते हैं, डिस्कस मोनोक्लोनल और काइमेरिक एंटीबॉडीज एंड देयर एप्लीकेशन। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या होता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आर आइडेंटिकल इम्यूनोग्लोबिन प्रोड्यूस बाय सिंगल क्लोन ऑफ बी सेल नोन एज मोनोक्लोनिंग, और दे आर स्पेसिफिक फॉर सिंगल एपिटोप। ठीक है, म्यूरिन, जैसे म्यूरिन हो गया, आर प्रोड्यूस बाय इम्यूनाइजिंग माइस fusing spleen B cell with myeloma cell and are selecting hybridoma. They are highly specific and homogeneous. Application: diagnostic, ELISA, immunohistochemistry, flow cytochemistry, pregnancy test, detection of tumor marker, इन सब में जो होता है यूज़ होता है। उसके बाद इसका एप्लीकेशन अलग, दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं। एक मिनट, दूसरा एप्लीकेशन देखेंगे कि थर्मोप्यूटिकल ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज होता है। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं
ऑटो इम्यून डिजीजेस में यूज़ किए जाते हैं। ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, अगर एलर्जी हो जाती है तो इसमें भी ये सब क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे देख सकते हैं काइमेरिक एंटीबॉडीज़ क्या होती है। द काइमेरिक एंटीबॉडी कंटेन माउस वेरिएबल रीजन एंटीजन बाइंडिंग द ह्यूमन कांस्टेंट रीजन। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस इम्यूनोजेनिसिटी एंड इम्प्रूव हाफ लाइफ। इसका एप्लीकेशन देख सकते हैं। ठीक है, इसका भी एप्लीकेशन है पैरासूटिक्स विथ रिड्यूस एडवर्स इम्यून रिएक्शन कंपेयर टू द म्यूरिन MABS और इफेक्टिव इन लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, रिमोटेड आर्थ्रिटिस, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज एंड ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। आगे बात करेंगे तो एग्जाम्पल्स की देखेंगे तो रिटुक्समैब, एंटी CD20, इनफ्लेक्सिमैब, एंटी TNF F अल्फा एंड ट्रांसटुजुमैब, एंटी HER2। देखिए ये सब जो है इसके एप्लीकेशंस है। आगे बात करेंगे, देखिए जब आप सेल सिग्नलिंग पढ़ेंगे ना तो उसमें ये सब डिटेल में पढ़ना है। कुछ आपको बहुत सारे वर्ड ऐसे दिख रहे हैं जो आपने पहली बार सुना होगा, इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कॉल देम, बट आप जब सेल सिग्नलिंग एक बार पढ़ लेंगे तो उसके बाद जो ये बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन अभी तो फिलहाल हमें MSc के एग्ज़ाम पास आउट करना है, तो थोड़ा बहुत आप यहाँ पर देख कर जा सकते हैं। ठीक है ना। अब आउटर लोनी डबल डिफ्यूज़न या फिर एलिसा टेस्ट क्या होता है, तो एलिसा तो सभी जानते हैं, एंजाइम लिंक इन इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे होता है। और एलिसा टेस्ट यूज किया जाता है किसके लिए, किसी भी एंटीबॉडी और या फिर किसी भी एंटीजन या फिर कह सकते हैं एंटीबॉडीज है, उसको क्या करने के लिए बहुत सारे मल्टीपल रेंज या फिर बहुत ब्रॉड रेंज या फिर बहुत हाई लेवल पे बनाने के लिए एलिसा का यूज़ किया जाता है। वहीं आउटर से डबल फ्यूज़न क्या होता है, इट इज़ अगर जेल इम्यूनो डिफ्यूज़न टेक्निक यूज टू सॉरी एक मिनट रुकिए। यूज़ क्या किया जाता है, ये जो होता है अगर जेल इम्यूनो डिफ्यूज़न जो होता है टेक्निक है, जिसका यूज़ क्या किया जाता है, डिटेक्ट एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन को क्या करने के लिए, पता करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं कि एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्ट कैसे करती हैं। इसलिए आउटर लोनी डबल डिफ्यूज़न टेस्ट का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और ये क्या करते हैं, टू एक्सेस देयर आइडेंटिटी एंड पार्शियल कंप्लीट सिमिलरिटीज एंड एग्रोजेल इज प्रिपेयर्ड इन ए स्लाइड वेल आर कट। यानी एग्रोजेल लेंगे, उसमें एग्रोजेल में हम एक वेल की तरह यानी गड्ढा छोटा छोटा बना लेंगे, एंड द सेंट्रल वेल फिल विथ एंटीजन एंड सराउंडिंग वेल विथ एंटीबॉडी। और दोनों वेल्स को हम क्या कर लेंगे, एक सेंटर में रखेंगे, दो मतलब 3 वेल कर लेंगे। 3 वेल में 3 गड्ढा यानी कि कुआं खोद लेंगे, किसमें जल में बहुत छोटे से होता है और बहुत आराम से इसको करना पड़ता है। इसको क्या कर लेंगे, एक सेंटर में क्या कर लेंगे, उसके हम एंटीजन डाल लेंगे और उसके सराउंडिंग में एंटीबॉडी डाल लेंगे, या वाइस वर्सा जो भी कर सकते हैं। ठीक है, बोथ एंटीजन एंड एंटीबॉडी डिफ्यूज रीडली एंड सोली ये क्या करेंगे, एग्रोजेल में मिलेंगे, एंड दे वर मीट इन एट इक्विवेलेंस। जब दोनों एकदम बराबर रूप से मिल जाएंगे, ए विजिबल प्रेसिपिटीन लाइन फॉर्म, एक प्रेसिपिटीन लाइन फॉर्म हो जाती है। एंड इफ एंटीजन एंटीबॉडी आर आइडेंटिकल दस लाइन फ्यूज स्मूथली, और स्मूथली की तरफ फ्यूज हो जाएगी। वाइल जब पार्सली आइडेंटिटी होगी तो गिव स्पोर फॉर्मेशन एंड नॉन आइडेंटिकल सो क्रॉसिंग लाइन। ठीक है, एंड इट इज सिंपल और इनपेंसिव and does not require labeled reagent, and it is used to quantity detection, comparison of antigen in body fluids and protein and toxins versus viruses and for detecting antibody in serum। ठीक है, तो ये ऐसे हम कर बहुत चीज़ें हम उनके बिहेवियर के बारे में जान सकते हैं कि एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन कैसे होता है, हाउ दे एक्ट व्हेन दे आर बोथ आर सिमिलर, पार्शली सिमिलर और नॉन सिमिलर या डिसिमिलर। ठीक है ना। वही एलिसा टेस्ट देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा एलिसा टेस्ट है। जनरल स्टेप क्या होते हैं, कास्टिंग होता है, सैम्पलिंग, एडिशन होता है, डिटेक्शन, सबस्ट्रेट मेजरमेंट होता है। यहाँ से लेने के बाद फिर हम उसको PCR में डालते हैं, PCR में दिखाता है कि कैसा होगा। ठीक है, उसके बाद आगे देख लेते हैं, डिफाइन हाइपर सेंसिटिविटी एंड एक्सप्लेन द जेल एंड कॉम क्लासिफिकेशन। देखेंगे हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है, इट रिफर टू
exaggerated or inappropriate human response to antigen that cause tissue damage or functional disturbance rather than the protection. This reaction occur in the previously sensitized individual. तो हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है, किसी भी रिएक्शन या फिर किसी भी चीज़ के प्रति हमारी बॉडी कितनी तेज़ी से एक्ट करती है, कैसे एक्ट करती है, उसे जो होता है हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। जब हमारी बॉडी किसी के लिए कहते हैं ना हम बहुत सेंसिटिव है किसी चीज़ के लिए, तो हमारी बॉडी उसके लिए कैसी है, हमारा बिहेवियर उसके लिए कैसा है, किसी ऑर्गेनिजम्स के लिए कैसा है, कैसे शो कर रहा है, सेंसिटिव है, नॉन सेंसिटिव है, हाइपर सेंसिटिव है, कैसा है, ठीक है ना। और गेल और गुम्स क्लासिफिकेशन क्या है, 4 टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन बेस्ड ऑन इम्यून मैकेनिज्म इम्यून मैकेनिज्म के हिसाब से 4 प्रकार की होती है। एक तो होती है इमीडिएट होती है, इमीडिएट में तो IgE मीडिएटेड होती है, और एलर्जन क्रॉस लिंक होता है IgE ऑन द मास्ट सेल जनरली एलर्जी काउज करता है, एंड बेसोफिल काउजिंग द डिग्रेडेशन एंड रिलीज द हिस्टामिन एलर्जी काउजिंग जो है केमिकल है जो हमारे बॉडी में मास्ट सेल से सेक्रेट होता है, और ल्यूकोट्रीनिस प्रोस्टेग्लैंडिन अकर विथिन मिनट। एग्जाम्पल एनाफ्लैक्सिस, एलर्जिक रिहेंटिस, ब्रोंकियल अस्थमा, ये सब बहुत तेज़ी से निकलते हैं और हमें एलर्जी काउज करते हैं। टाइप सेकेंड साइटोटॉक्सिक, और इसमें IgE मोस्ट ज़्यादा एलर्जी में याद रखिएगा, एलर्जी किसके कारण होती है, IgE के कारण होती है, और मास्ट सेल जो हिस्टामिन सेक्रेट करता है, ठीक है, इतना बात आप याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो टाइप 2 की बात करेंगे, साइटोटॉक्सिन या IgM एंटीबॉडी डायरेक्टेड अगेंस्ट एंटीजन ऑन द सेल सरफेस और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर टाइप 2 की बात करते हैं तो टाइप 2 जिसे साइटोटॉक्सिक्स भी कहते हैं, ये IgG और IgM एंटीबॉडीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, डायरेक्टेड अगेंस्ट एंटीजन ऑन द सेल सरफेस और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। दे काउज सेल इंजरी बाय कंप्लीमेंट एक्टिवेशन, ऑप्सोनाइजेशंस एंड फाइगोसाइटोसिस बाय ADCC अकर इन हॉट टू डे। 1 घंटे में भी अकर हो सकता है, 1 दिन में भी अकर हो सकता है। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, हेमोलाइटिक एनीमिया हो गया, ट्रांसफ्यूशन रिएक्शन हो गया, गुड पॉस्चर सिंड्रोम हो गया, और माइस्थेनिया ग्रेविस हो गया। ये टाइप 2 में आते हैं, साइटोटॉक्सिक में आते हैं, और साइटोटॉक्सिक हाइपरसिटी में आते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी में आते हैं, जिसमें IgG और IgM रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी की बात करें तो इसे इम्यून कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इम्यून कॉम्प्लेक्स कब होगा, जब एंटीजन और एंटीबॉडी का इंट्रैक्शन होगा और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो इसमें IgG और IgM जो होते हैं इसमें भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये आप जनरली देख सकते हैं, सेरम सिकनेस देख सकते हैं, एरेक्टर रिएक्शन देख सकते हैं, स्ली देख सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस आप कोकल या ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस में देख सकते हैं। टाइप 4 देखेंगे जिसे डिलेड या सेल मेडिएटेड कहते हैं, T सेल मेडिएटेड भी कहते हैं। सेंसिटाइज होता है, T सेल रिलीज साइटोकाइन और डायरेक्टली किल टारगेट सेल लीडिंग टू द टिश्यू डैमेज अकर 24 to 72 हॉर। एंड एग्जाम्पल होता है कॉन्टैक्ट डर्मेटिस, ट्यूबरक्यूलिन रिएक्शन, ग्राफ्ट रिजेक्शन, टाइप 1 डायबिटीज में ये सब देख सकते हैं। अब टाइप 1 जो होता है ये जिसे इमीडिएट या फिर एनाफाइलेस्टिक जो होता है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप देखेंगे टाइप 2 या फिर 1 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी जिसे एनाफाइलेक्सिस भी कहते हैं, क्या होता है इस पर डिस्कस करते हैं। देख सकते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी और एनाफैक्सिस इज इम्यून मेडिएटेड एलर्जिक रिएक्शन मीडिएटेड बाय IgE एंटीबॉडी। याद रखिएगा, एलर्जी के जितने भी एलर्जी हमारी होती है वो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के कारण होती है, जिसे एनाफैक्सिस भी कहते हैं, एनाफाइलेक्सिस भी कहते हैं। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा होता है, IgE रिस्पॉन्सिबल होता है। सेंसिटाइजेशन जो फेज होता है इसमें क्या होता है, सबसे पहले इंट्रैक्शन होगा किससे, जो भी सब्सटेंस हमें, देखिए पहला फेज है सेंसिटाइजेशन फेज, देन है री एक्सपोजर हो गया, फिर मीडिएटर हो गया, ठीक है, क्लिनिकल में फीचर हो गया, ठीक है। पहले क्या देखेंगे, व्हेन ऑन फर्स्ट एक्सपोजर टू एलर्जन इट इज टेकन अप बाय एंटी प्रेजेंटिंग सेल एंड प्रेजेंटेड टू द TH2 cells, and these release IL-4 interleukin
4 interleukin 13, and then B cell class switch to A IgE, then IgE bind to किसे बाइंड करेंगे FcERI to mast cell and basophil cell synthesized state. No symptom occur during this phase. इस फेज तक तो कोई सिम्टम नहीं आएगा, लेकिन जब हम दोबारा एक्सपोज करते हैं यहाँ पर कोई सिम्टम नहीं आया, पहली बार एक्सपोज किया कोई सिम्टम नहीं आया, क्योंकि अभी तो आपने आपके मास्ट सेल उसको पहचाना है। जब दूसरी बार आपने उसके साथ क्या किया, इंटरेक्ट किया, तो मास्ट सेल ने पहले से केमिकल बना कर रखा था, और जब भी इंटरेक्ट आपने किया उसको मारने की कोशिश करेगा और वहीं पर आपको एलर्जी काउस हो जाएगी। ठीक है ना, देख सकते हैं री एंट्री ऑफ द सेम एलर्जन लीड टू क्रॉस लिंकिंग ऑफ IgE बाउंड और ऑन मास्ट सेल, बेसोफिल डिग्रेडेशन एंड सिंथेसिस ऑफ मीडिएटर, एंड मीडिएटर परफॉर्म्ड हिस्टामिन, हेपरिन, ट्राइप्टोटेज एंड काइमेज, न्यूली फॉर्म्ड ल्यूको ट्राइनेस, LTC4, LTD4, LTE4 और बाकी भी देख सकते हैं, अलग अलग नाम है। ठीक है ना। अब क्लिनिकल का होता है रैपिड वन सेट और इट्रिकेरिया, ईचिंग, एंजियोडेमा, स्नीजिंग हो सकता है, ब्रोंकियो कंस्ट्रक्शन हो सकता है, वीजिंग हो सकता है, लैरिंजियल एडेमा हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, शॉक भी लग सकता है, गैस्ट्रोस्टाइनल क्रैम्प्स भी हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, सीवियर सिम्टमिक रिएक्शन हो सकते हैं, और भी बहुत कुछ हो सकता है, जिसे क्या बोलते हैं, एनाफेटिक शॉक बोलते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल एनाफाइलैक्सिस टू ड्रग्स, पेंसिलिन, इंसेक्ट वेनोम और फूड और हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। ट्रीटमेंट क्या होता है, इमीडिएट एडमिनिस्ट्रेशन होता है एफिनेफ्रिन का, ऑफ एफिनेफ्रिन और एड्रेनालिन, ऑक्सीजन दिया जाता है, एंटी हिस्टामिन दिया जाता है, कोस्टेरॉइड दिया जाता है, ब्रोंकियो डायलेटर दिया जाता है, और भी बहुत सारे चीज़ें दी जाती है जो एलर्जी को अवॉइड कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, एक्सप्लेन द ऑटो इम्यून डिजीजेस एंड मैकेनिज्म ऑफ ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यून क्या होते हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेस क्या होती है और इसका मैकेनिज्म क्या होता है। देखिए, ऑटो इम्यून डिजीज अराइजेस व्हेन इम्यून सिस्टम फेल टू डिस्टिंग्विश सेल्फ फ्रॉम नॉन सेल्फ। यानी कि ऑटो इम्यून कब होगा, डिजीज़ क्या होगी, जब आपका इम्यून सिस्टम फेल हो जाए समझने में कि आपका सेल कौन सा है और बाहरी सेल कौन सा है, तो आपका इम्यून सिस्टम वहाँ सुप्रेस रहता है, अपना काम जो है नहीं करता है, देन वहाँ पर जो होता है ना ऑटो इम्यून डिजीजेस हो जाती हैं। और माउंट कह सकते हैं या फिर अपने आप को नहीं पहचानेंगे तो अपने सेल के प्रति यहाँ दो कंडीशन हो सकती है, या तो बाहर वाले सेल को नहीं पहचाना तो क्या करेगा, उसको अपना इन्वेजन करने देगा बॉडी का, या फिर अपने सेल को नहीं पहचान पाता और अपने सेल को ही मारने लगता है, तो वहाँ पर ऑटो इम्यून डिजीजेस आपको देखने को मिलेगा। यानी कि अपने आप अपने सेल के लिए इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट कर देता है। और देख सकते हैं एनमाउंट इम्यून रिस्पॉन्सेस अगेंस्ट सेल्फ एंटीजन लीडिंग टू टिश्यू डैमेज एंड डिसइंफेक्शन। तो जनरली जब होता है ये अपने आप वाले सेल को नहीं पहचान पाता है और मारने लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेस बोलते हैं। दे कैन इफेक्ट स्पेसिफिक ऑर्गन स्पेसिफिक मल्टीपल टिश्यू सिस्टमैटिक। एग्जाम्पल इंक्लूड टाइप 1 डायबिटिक्स मिलेटस, ऑटो इम्यून थायरोइडिस, रिमोटॉइड। देखिए कितने प्रकार की बीमारियां हैं जो हमारे ऑटो इम्यून सिस्टम के कारण होती हैं, देख सकते हैं भाई। मैकेनिज्म ऑफ ऑटो इम्यून क्या होता है, देख सकते हैं। लॉस ऑफ सेल्फ टॉलरेंस, पहले तो सेल्फ टॉलरेंस करना ही भूल गए हो। फेलर ऑफ सेंट्रल टॉलरेंस इन थाइमस और बोन मेरो, और पेरिफेरल टॉलरेंस मैकेनिज्म देख सकते हैं। अलाउ सेल्फ रिएक्टिव हाइपोसाइट टू स्किप, और जेनेटिक ससेबिलिटी के कारण भी हो सकता है। ब्रेकडाउन ऑफ इम्यून रेगुलेशन भी हो सकता है, मॉलिक्यूलर मिमिक्री के कारण हो सकता है। और एपिटोम स्प्रेडिंग, बाई स्टैंडर्ड एक्टिवेशन, डिफेक्टिव क्लीननेस ऑफ एपोप्टोटिक सेल्स के कारण हो सकता है। फैक्टर एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑटो इम्यून और इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। तो दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर अकर इन बॉडी ड्यू टू द लैक ऑफ इम्यूनिटी और ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी के कारण जो होता है वो देख सकते हैं यहाँ पर। पहला हो सकता है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है और इम्यून डेफिशिएंसी डिसऑर्डर क्या होता है, और उसके काउज कैसे होते हैं। देखिए, काउज क्या होता है, लॉस और सेल टॉलरेंस लीडिंग टू द इम्यून, और यहाँ डिफेक्ट इन इम्यून कंपोनेंट लाइक जेनेटिक और एक्वायर्ड लीडिंग टू वीक इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे इम्यून सिस्टम होते हैं जो जेनेटिकली आपको नहीं मिल पाते हैं,
तो वहाँ पर आपकी इम्यूनिटी ही कमज़ोर हो जाती है। वहाँ जब इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाएगी तो इम्यूनोडेफिशिएंसी आपको हो जाएगा और इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। और ऑटो इम्यून जो होता है कि आप जो सेल्फ टॉलरेंस ही नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कौन आपका है कौन पराया, तो वहाँ पर जो है ऑटो इम्यून आपको हो जाएगा। इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है ओवर एक्टिव होता है और मिस डायरेक्शनल होता है इम्यून रिस्पॉन्स होता है। बाकी जो इम्यून डिफिशिएंसी डिसऑर्डर होता है, जो इम्यून रिस्पॉन्स इसका जो कैसा होता है अनडायरेक्ट क्या होता है अनडायरेक्टिव होता है, एब्सेंट इम्यून रिस्पॉन्स होता है। ठीक है, इफेक्ट क्या होता है, टिश्यू डैमेज होगा, डिसइंफेक्शन ड्यू टू द अटैक ऑन सेल्फ टिश्यू। इसका इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीजिंग द ससेप्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन, मेलिगेंसी जिसे कहते हैं, पुअर वैक्सीन रिस्पॉन्सेस होता है। इसमें एंटीबॉडी और सेल्स क्या होता है, एंटीबॉडीज ऑटो रिएक्टिव सेल टी सेल प्रेजेंट, यहाँ पर एंटीबॉडी तो रहेगा ही नहीं, कमी है हो गया तो ये करेगा ही क्या। उसके बाद एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं, इन्फेक्शन नॉट टिपिकली इंक्रीज बट मे बी सेकेंडरी और थेरेपी फ्रिक्वेंटली रिकरेंट सेवियर। देखिए यहाँ पर नहीं हुआ तो भारी लोग जो है फ़ायदा उठा लेंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट यहाँ देख लेना अपने आप। क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं, डिस्क्राइब द प्राइमरी सेकेंडरी इम्यूनो डिफिशिएंसी, तो ये आप कर लेना, बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन ट्रांसप्लांटेशन इम्यूनिटी एंड ग्राफ्ट रिजेक्शन। जैसे कि आपने ये क्या होता है कि कोई लीवर किसी का खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाता है, तो ट्रांसप्लांटेशन होता है ऑर्गन्स का, तो हमारी इम्यून सिस्टम दूसरे के सेल को कैसे एक्सेप्ट करेंगी, ये सारी प्रोसेस जो होता है इस ट्रांसप्लांटेशन इम्यूनिटी में आता है। और ग्राफ्ट रिजेक्शन मतलब ग्राफ्ट जो आया, ग्राफ्ट क्या किसी बॉडी को कट कर किसी और बॉडी में पेस्ट कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो ग्राफ्ट ही हो जाता है। उस ग्राफ्ट को रिजेक्ट कैसे करता है, फिर उसको हम सुप्रेस कैसे करते हैं और कितने टाइम तक सुप्रेस करेंगे कि धीरे धीरे बॉडी हमारी अडेप्ट कर लेगी और उसको एक्सेप्ट कर लेगी, ये सारी प्रक्रिया जो है इसमें आ जाती है। एक बार इसको आप पढ़ लेना, ठीक है, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 26 है, डिस्कस द रोल ऑफ साइटोकाइन इन ह्यूमन रेगुलेशन। एक बार इसको देख लेते हैं। साइटोकाइन हालांकि हमने पहले भी किया है ना, किया था साइटोकाइन वाला, तो सेम है, वैसे ही रहेगा, थोड़ा बहुत यहाँ पर क्वेश्चन का नेचर बदल जाएगा, तो एक बार उसको भी देख लीजिएगा वहाँ पर। एक्सप्लेन द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन, डिस्कस द एडवर्ड जेनर कंट्रीब्यूशन, तो ये तो आप जानते ही हैं, फिर भी हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन। द कंसेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट चाइना में शुरू हुआ था और वेरियोलेशन में, एंड इंडिया। जनरल जो वैक्सीन कंसेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन है इंडिया और चाइना में स्टार्ट हुआ था। इन द 18th century स्मॉल पॉक्स वॉज ए डेडली डिजीज विथ हाई मोर्टेलिटी। द एडवर्ड जेनर इन 1796 डेवलप्ड द फर्स्ट साइंटिफिक वैक्सीन्स। द लेटर पोस्चर डेवलप्ड वैक्सीन फॉर रेबीज। किसमें देखिए यहाँ पर पूरा हिस्ट्री दिया हुआ है, देख लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारे यहाँ थे और पोस्चर थे, फिर एंथ्रेक्स का उन्होंने, और पोस्चर ने एंथ्रेक्स और रेबीज का जो टीका खोजा। देन 20वीं सदी में क्या हुआ था, सो डेवलपमेंटल किल एंड लाइव अटेन्यूएटेड टॉक्सॉइड सब यूनिट रिकम्बिनेंट कॉन्जुगेट mRNA वैक्सीन यूजिंग द एडवांस माइक्रोबायोलॉजी टेक्नोलॉजी इम्यूनोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है ना, एडवर्ड जेनर कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो एडवर्ड जेनर की कंट्रीब्यूशन तो बहुत ज़्यादा था। एडवर्ड जेनर जो जिंदा थे कब से कब तक, 1749 से 1823 तक थे। ये इंग्लिश फिजिशियन हैं। ऑब्जर्व द मिल्क मैड हु had cowpox, a mild disease, were protected from smallpox, and he hypothesized that cowpox infection could prevent smallpox। ठीक है ना, इस एक्सपेरिमेंट देख सकते हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे कैसे किया था, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, आप एक बार जरूर देखिए। सिग्निफिकेंस देख सकते हैं, सिग्निफिकेंस जेनर वर्क लेड टू फाउंडेशन ऑफ इम्यूनो prophylaxis, and term vaccine was derived from vaxa, Latin means cow, and this discovery has saved millions of the lives and led to the global eradication of smallpox. Vaccine are one of the greatest achievement of medical science, and Jenner is rightly called the father of immunology। ठीक है ना, तो ऐसे देख सकते हो कंट्रीब्यूशन को। क्वेश्चन नंबर 28 है, डिस्क्राइब द एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो एक्टिव एंड पैसिव क्या होता है, वन साइड प्रोडक्शन होता है। एक्टिव क्या होता है, द इन्वॉल्व द administration of antigen that stimulate the body on immune response to produce antibodies and memory cell. Once subsequently exposure to the pathogen, a rapid anamnestic response occur।
इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है देख लीजिएगा, पैसिव क्या है देख लीजिएगा, जो पैसिव है आराम से काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है इम्यूनोसुप्रेसिव थेरेपी एंड एप्लीकेशन क्या है, इसको पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद जो है स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बाकी पीडीएफ जो है चाहिए तो हमारे मेंबरशिप के लिए केवल हमारे मेंबर्स के लिए पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेंबरशिप लीजिए और पीडीएफ लीजिए, और बहुत सारी चीज़ें जो है फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा जब आप मेंबरशिप लेते हैं तो, ठीक है ना। तो बाकी यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। और आगे देख सकते हैं ये पूरा है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ख़त्म होते हैं। बहुत मेहनत लगती है इन सबको बनाने में। आई होप यू एंजॉय इट वेल। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। आई होप आपकी जो तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप अच्छे नंबर ले आएँ। बाय बाय।